नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ लाश गायब नॉवल का पार्ट 8। इसके बाकी के 7 पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं लाश गायब नॉवल का पार्ट 8। आप भीतर देखना क्या चाहते हैं? अब और क्या रह गया है भीतर देखने के लायक? मैंने पलंग के नीचे नहीं झांका था। वहाँ क्या होगा? नौजवान लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड्स को पलंग के नीचे छुपा कर रखती है। शायद वहाँ कोई। तौबा, आप भी कमाल की बातें करते हैं साहब। वो 305 के सामने पहुंचा। उसने एक बार सावधानी से गलियारे के दाएं बाएं झांका और फिर ताले में चाबी फिराई। मैं दरवाजे पर ही खड़ा हूँ, वो आशंकित स्वर में बोला। 1 मिनट में बाहर आ जाइएगा साहब, नहीं तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। 54 सेकंड में सुनील फुर्ती से भीतर दाखिल होता हुआ बोला। वो सीधा वार्डरोब पर पहुंचा। वार्डरोब में कपड़े यथापूर्व टंगे हुए थे। सुनील ने उसमें से केवल वो नाइटी निकाली जो वहाँ मौजूद इकलौता कपड़ा था जो नया नकोर नहीं था और जिस पर किसी प्रकार का लेबल नहीं था। उसने नाइटी को नाक के पास ले जाकर सूंघा। नाइटी में कॉस्मेटिक्स की और जनाना जिस्म की भीनी भीनी गंध बसी हुई थी। उसने वो नाइटी इकट्ठी करके किसी प्रकार अपने कोट की जेब में ठूंस ली। फिर वो ड्रेसिंग टेबल पर पहुंचा। वहाँ कॉस्मेटिक्स में एक हैंडल वाली कंघी पड़ी थी। उसने उसे भी सूंघा। उसमें से भी कई प्रकार की खुशबुएं आ रही थी। उसने कंघी भी जेब के हवाले की और वापस लौटा। वो कमरे से बाहर निकला। देख लो, वो बोला। 54 सेकंड भी नहीं लगे। क्या देखा? कमरे को ताला लगाकर वहां से हटता हुआ सीताराम बोला। पलंग के नीचे था कोई? एक मेंढक था। जी? नौजवान लड़कियां मेंढक का चुंबन लेती है तो वो शहजादे बन जाते हैं। वो बेचारा मेंढक ऐसी किसी उम्मीद में पलंग के नीचे डेरा जमाए हुए बैठा है। बेचारा नहीं जानता कि शहजादी का तो कब का पुलंदा बन चुका है। आपने उसे असलियत बता दी होती। मैंने बता दी थी। सुनकर बहुत मायूस हुआ होगा बेचारा। नहीं, कोई खास मायूस नहीं हुआ। अलबत्ता इतना ज़रूर पूछने लगा कि खूबसूरत लड़की होटल के और कौन से कमरे में पाई जाती थी। आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा ये तो सीताराम ही बेहतर बता सकता है। मैंने उसे ये भी बताया था कि सीताराम से जानकारी हासिल करने के लिए उसको रिजर्व बैंक के गवर्नर का सर्टिफिकेट नज़र करना ज़रूरी होता है। सुनकर क्या बोला? बोलना क्या था? बेचारा फौरन अपनी 2 टांगों पर फुदकता हुआ बैंक की तरफ दौड़ चला। अब देखना, सर्टिफिकेट लेकर ही वापस आएगा। साहब, आने वाले आते रहेंगे। जो आ गए हैं उनसे तो मेरी राम सलाम हो ले। ज़रूर, ये लो राम और ये लो सलाम। सुनील ने उसे बारी बारी 50-50 के 2 नोट थमाए। साहब, 100 के पत्ते की उम्मीद करते सीताराम ने तुरंत प्रतिवाद किया। वो नीले वाला दो ना। बेटा, वो सत श्री अकाल पर मिलता है। नमस्ते और राम सलाम इसी से होती है। सुनील लंबे डग भरता हुआ वहाँ से विदा हो गया। सीताराम हक बकाया सा उसे जाता देखता रहा। सुनील ने लिफ्ट का बटन दबाने के लिए हाथ बढ़ाया तो लिफ्ट का दरवाज़ा पहले ही खुल गया और 2 हवलदारों ने बाहर कदम रखा। उनके पीछे एक ट्रंक उठाए एक वेटर था। सुनील लिफ्ट में दाखिल हो गया। उसका काम बिगड़ने से बाल बाल बचा था। सुनील यूथ क्लब पहुंचा। रमाकांत को उसने सोते से जगाया। हद है तुम्हारी भी प्यारे हो, रमाकांत भुनभुनाता हुआ बोला। न रात को सोने देते हो और न दिन को। शट अप एंड लिसन। सुनील के सर में ऐसी कर्कशता और अधिकार का पुट था कि रमाकांत बौखला गया। उसने 2-3 बार आंखें मिचमिचाकर तस्दीक की कि सामने सुनील ही था और फिर एकदम चौकन्ना होकर बोला। हुक्म करो प्यारो, ताबेदार हाजिर है। मुझे वो कुत्ता चाहिए। कुत्ता? केड़ा कुत्ता? दारू पीने वाला कुत्ता जो हमें रौनक बाजार के बार में मिला था, रॉकी। वो कुत्ता तुम्हें चाहिए? हाँ, उसे कैसे भी यहाँ नमूदार करो। उधार मंगवाओ, किराया देकर मंगवाओ, खरीद कर मंगवाओ, ज़बरदस्ती छीन कर मंगवाओ या चोरी करके मंगवाओ। रमाकांत, आज रात को वो कुत्ता हर हाल में हमारे पास होना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि एक काम वो बहुत स्पेशल करता है। क्या? भूल गए बारमैन ने क्या कहा था? हाँ, भूल गया। क्या कहा था? उसने कहा था कि रॉकी को अगर किसी की जुराब, रुमाल, टाई, दुपट्टे जैसी कोई निजी चीज़ सुंघा दी जाए तो वो उस चीज़ के मालिक को कहीं से भी खोज निकालता है। उसकी स्पेशलिटी की वजह से तुम्हें वो कुत्ता चाहिए? हाँ। क्यों? प्यारे, 10वीं बार पूछ रहा हूँ, क्यों?
क्योंकि वो हमें कब्रिस्तान में से श्रीमती कलावती की लाश तलाश करके देगा। सुनील ने जेब से नाइटी और कंघी निकाली। ये दोनों चीज़ें मरने वाली की है और इन्हें मैं बहुत रिस्क लेकर उसके होटल के कमरे में से चुरा कर लाया हूँ। हम कुत्ते को कब्रिस्तान में ले जाकर उसे ये चीज़ सुंघाएंगे, फिर वो हमें तलाश करके देगा कि कब्रिस्तान में कलावती और जूली ब्राउन की लाश कहाँ दफन है। ये क्या ज़रूरी है कि लाश कब्रिस्तान में ही दफन होगी? अकल में आने वाली बात यही है। जिस किसी ने भी हमारे से पहले जूली ब्राउन की कब्र खोदी थी, उसके मन की मुराद यही थी कि लाश हमारे काबू में ना आने पाए। जब उसकी ये मुराद लाश को जूली ब्राउन की कब्र से निकाल कर इतने बड़े कब्रिस्तान में कहीं भी और दफन करके पूरी हो सकती थी, तो वो लाश को कब्रिस्तान से बाहर ले जाने की जहमत क्यों उठाता, जहाँ की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे फिर कोई और जगह तलाशनी पड़ती। आखिर वो उसे सरे रहा किसी कचरे के ढेर पर या कूड़े के ड्रम में तो नहीं फेंक सकता था। आखिर पहली बार भी तो लाश कब्रिस्तान में इसलिए लाई गई थी क्योंकि वो लाश को सहूलियत से गायब कर देने के लिए बड़ी मुनासिब जगह थी। तुम ठीक कह रहे हो, रमाकांत प्रभावित स्वर में बोला। तभी इंटरकॉम का बजर बजा। रमाकांत ने रिसीवर उठाकर एक क्षण को बात की और फिर उसे वापस क्रैडल पर रख दिया। जोरी का फ़ोन है, रमाकांत बोला। तुम्हें नीचे ऑफिस में बुला रहा है। मैंने उसे एक आदमी की तलाश में भेजा था, सुनील उठता हुआ बोला। लगता है तलाश कामयाब हो गई है। वो नीचे ऑफिस में पहुंचा। वहाँ जोरी के साथ एक दुबला पतला हिप्पी नुमा दक्षिण भारतीय नौजवान मौजूद था। ये बालू है, जोरी ने बताया। ये फिरोज पदमसी के बैंड में साइड ड्रम बजाता है। हेलो, सुनील ने बड़ी गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया। हेलो बालू। हेलो सर, बालू बोला। मैंने, जोरी बोला, बालू को समझा दिया है। ये आपके किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार है। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी काइंड ऑफ हिम। हाँ तो बालू, सवाल बहुत मामूली है और तुम्हारे बैंड मास्टर फिरोज पदमसी से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन उसका गारंटी शुदा सही जवाब मिलना ज़रूरी है। जवाब अगर मेरे को मालूम होगा तो सही ही होगा, बालू बोला। शुक्रवार रात को पदमसी खुद सिल्वर स्टार नाइट क्लब में बैंड के साथ था। जी हाँ था। और बृहस्पतिवार रात को कौन सी रात को? थर्सडे नाइट को? जी हाँ, बराबर था। सारा वक्त? हाँ, सारा वक्त। क्या ऐसा हो सकता था कि शुक्रवार रात को वो आधे पौने घंटे के लिए कहीं खिसक जाता तो किसी को पता न चलता? नहीं हो सकता था। बालू का सिर बड़ी मजबूती से इनकार में हिला। वो क्लब बंद होने तक बैंड में हमारे साथ था। क्लब कब बंद होती है? कभी 1 बजे, कभी 1:30 बजे, बड़ी हद 2 बजे। और वो हर घड़ी वहीं था? सुनील तनिक निराश स्वर में बोला। हाँ। गारंटी करते हो? हाँ। आप फिरोज को शुक्रवार रात को मोर्ग से चोरी हुई लाश से तो कनेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे? कैसे जाना? फिरोज उस लड़की को जानता था। उस दिन उसका जिक्र किया था। शनिवार सवेरे वो मेरे साथ कॉफ़ी पी रहा था, जबकि उसने अखबार में मोर्ग से लाश चोरी होने की खबर पढ़ी थी। खबर पढ़कर उसको बड़ा झटका लगा था। तभी उसने मुझे बताया था कि वो उस लड़की को जानता था, खूब अच्छी तरह से। वो तो मामूली जानकारी ही बोला था, लेकिन उसकी सूरत से लगता था कि अच्छी तरह से जानता था। लेकिन लाश उसने चुराई नहीं हो सकती, खुद चुराई नहीं हो सकती। उसके कहने पर किसी दूसरे ने चुराई हो, ऐसी बात थी तो फिर पेपर में लाश की चोरी की खबर पढ़कर वो इतना हैरान क्यों हुआ, इतना झटका क्यों लगा उसे? ये भी ठीक है। फिर सुनील ने उसका शुक्रिया अदा करके उसे वहाँ से विदा कर दिया। जोरी कब्रिस्तान के फाटक से काफ़ी दूर खड़ी रमाकांत की इम्पाला के करीब पहुंचा। उस वक्त 12 बजने को थे। इम्पाला की पिछली सीट पर सुनील और महेंद्र खुराना बैठे थे और उनके बीच रॉकी नाम का कुत्ता था, जिसे बकौल आगे ड्राइविंग सीट पर बैठे रमाकांत वो उसे बहुत ही मुश्किल से हासिल कर पाया था। फाटक पर एक पुलिसमैन बैठा है, जोरी बोला। मुझे यही उम्मीद थी, सुनील बोला, इसलिए तुम्हें एडवांस में आगे भेजा था। आखिर 2 बार यहाँ वारदात हो चुकी है, रमाकांत बोला। दीवार फांदनी पड़ेगी, सुनील ने फतवा दिया। तुम मरवाओगे प्यारे हो, रमाकांत बुनबुनाया। मैं नहीं, तुम मरवाओगे, तुम मुझे मरवाओगे। जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारे लिए हो रहा है। हला हला। जोरी, हवलदार बैठा है या गश्त लगा रहा है? फिलहाल तो बैठा है, जोरी बोला। गाड़ी में बैठो। जोरी गाड़ी में बैठ गया तो रमाकांत ने गाड़ी आगे बढ़ाई। सुनील के निर्देश पर उसने एक स्थान पर दीवार के सहारे कार रोकी। फिर कार पर चढ़कर कुत्ते समेत सब बारी बारी दीवार पर चढ़े और कब्रिस्तान के भीतर कूद गए। वे निशब्द जूली ब्राउन की कब्र तक पहुंचे। शुरुआत के लिए यही मुनासिब जगह है, सुनील दबे स्वर में बोला, क्योंकि आखिरी बार यहीं से लाश कहीं और शिफ्ट की गई थी। सबके सिर सहमति में हिले। सुनील ने जेब से कलावती की नाइटी और कंघी निकाली
उसने दोनों चीज़ें अच्छी तरह से कुत्ते को सुंघाई। कुत्ता हौले हौले गुर्राने लगा। अगर ये जोर जोर से भौंकने लगा, रमाकांत बोला, भौंकने तक गनीमत है। सुनील बोला, कब्रिस्तान में कुत्ते भौंकते ही हैं। डर की बात यह है कि कहीं ये तुम्हारे आवाज़ की नकल करने की कोशिश ना करने लगे और पंजाबी ना बोलने लगे। माएवा जुलाए दिया मस्खरिया माँ भैंड नाल। अब कुत्ते की जंजीर तो ढीली करो। रमाकांत ने जंजीर ढीली की तो कुत्ता नथुने फुलाए जमीन सूंघता, कभी घुर्राता तो कभी गंभीरता से भौंकता और जोर जोर से पूंछ हिलाता आगे बढ़ा। अंधेरे में सब निशब्द कुत्ते के पीछे चलते रहे। 10 मिनट यूं ही गुजर गए। उस दौरान हर 2 मिनट बाद सुनील कुत्ते को फिर से नाइटी और कंघी सुंघाता रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं, सुनील निराश स्वर में बोला, कि ये नशे में ही किसी काम आने लायक बन पाता हो। इसके मालिक ने मेरे से 300 रुपये लिए हैं। रमाकांत बोला, अगर कुत्ते की बाबत उसका दावा झूठा निकला तो मैं अपने 300 रुपये तो उससे वापस छीनूंगा ही। उसकी एक टांग या एक बांह या 2 दांत या 3 उंगलियां भी ज़रूर तोड़ूंगा। यानी कि उसे चॉइस होगी कि वो क्या तुड़वाना चाहता है। हाँ, तभी कुत्ता एकाएक पहले जोर से गुर्राया, फिर भौंकने लगा। वो जंजीर को यूं खींचने लगा कि अगर रमाकांत ढील ना देता तो संभवतः उसे कुत्ते के साथ घिसटना पड़ता। कुत्ता दाईं ओर बने एक मकबरे के पास जाकर ठिठका और फिर वहां से ना टला। जौहरी ने जेब से पेंसिल टॉर्च निकालकर उस पर रोशनी डाली। वो संगमरमर का बना कोई 10 फुट ऊंचा एक उठे हुए प्लेटफॉर्म पर बना मकबरा था, जिसके अग्रभाग में एक पीतल के सींचों वाला दरवाज़ा लगा हुआ था। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। सुनील ने ताले को छुआ तो वो खुल गया। ताला टूटा हुआ है, सुनील बोला, लेकिन अटकाया इस ढंग से हुआ था कि देखने भर से टूटा हुआ ना लगे। ताला टूटा होना तो कामयाबी की तरफ इशारा करता है प्यारे हो, रमाकांत बोला। हाँ, तुम कुत्ते को संभालो और इसे थोड़ा परे ले जाओ। रमाकांत ने ऐसा ही किया। सुनील ने सींचों वाला फाटक खोला और जौहरी के साथ भीतर कदम रखा। आगे एक संगमरमर का दरवाज़ा था जो दोनों के धक्का लगाने पर खुला। भीतर से सीलन और बदबूदार हवा का भुक्का सा निकलकर उसके नथुनों से टकराया। जौहरी ने सामने टॉर्च की रोशनी घुमाई। सामने एक प्लेटफॉर्म पर एक ताबूत पड़ा था। रोशनी ताबूत से फिसलकर उसके पहलू में फर्श पर पड़ी तो एकाएक वो थरथर करके कांपने लगा और जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। चुप, सुनील कोहनी से उसकी पसलियों को टहुकता हुआ सख्ती से बोला। जौहरी चुप न हुआ। गनीमत यही थी कि वो टॉर्च फेंककर वहां से भागा नहीं। सुनील ने जौहरी को टॉर्च की रोशनी स्थिर करने को कहा और आंखें फाड़ फाड़ कर सामने फर्श पर देखा। फर्श पर एक सफ़ेद चादर में लिपटी वही लाश पड़ी थी जो सुनील ने शुक्रवार रात को मोर्ग में देखी थी। श्रीमती कलावती की लाश। खुराना को बुलाओ, जौहरी के हाथ से टॉर्च लेता हुआ सुनील बोला। वहाँ से कूच करने का यूं मौका मिलते ही जौहरी की जान में जान आ गई। वो बाहर को लपका। कुछ क्षण बाद जौहरी की जगह महेंद्र खुराना सुनील के पहलू में खड़ा था। सुनील ने टॉर्च की रोशनी लाश के चेहरे पर स्थिर की और खुराना से बोला, पहचाना? महेंद्र खुराना ने फौरन इंकार में सिर हिलाया और बोला, नहीं, ये तुम्हारी बहन नहीं। नहीं, ये दिव्या नहीं। लाश को यहाँ से निकाल कर ले चलना होगा, सुनील बोला। सब लोग मकबरे के करीब घुप अंधेरे में प्रेतों की तरह खड़े थे। किस लिए प्यारे हो? रमाकांत बोला। जब ये खुराना की बहन नहीं तो किस्सा खत्म। किस्सा तो, खुराना बोला, दिव्या की दूसरी चिट्ठी से ही ख़त्म हो गया था, लेकिन अब तो पूरी तस्दीक हो गई कि मेरी बहन जिंदा है। जिंदा है तो कहाँ है? सुनील झुंझला कर बोला। कहीं तो होगी ही, मालूम पड़ जाएगा। लाश तुम्हारी बहन की नहीं, फर्नांडो की बीवी की नहीं तो किसकी है? कलावती की, खुराना पूरे इत्मीनान के साथ बोला। किसी की भी हो, रमाकांत भुनभुनाया। मलिका विक्टोरिया की हो, साहबजादी अनारकली की हो, हमें क्या? लेकिन फिरोज पदमसी के बयान के मुताबिक कलावती को ही तुम्हारी बहन होना चाहिए। वही उसके साथ बम्बई से आई थी। उसी ने उसको अपना बैंड बनाने के लिए 50,000 रुपये की रकम दी थी। जो होना चाहिए वो नहीं है, जो है वो है। तुम प्रत्यक्ष से कैसे मुंह मोड़ सकते हो? खुराना ठीक कह रहा है प्यारे हो, तुम हकीकत को कैसे जुटला सकते हो? जब ये कहता है कि ये इसकी बहन की लाश नहीं है तो बात खत्म हो गई। अब तुम ये तो कहोगे नहीं कि ये अपनी बहन की शक्ल नहीं पहचानता? हाँ, सुनील बोला, ये तो नहीं कहूँगा, बल्कि ये भी नहीं कहूँगा कि ये। वो एक क्षण ठिठक कर बोला, झूठ बोल रहा है। मुझे झूठ बोलने का क्या फ़ायदा? खुराना आध भाव से बोला। कोई फ़ायदा दिखाई तो नहीं देता। प्यारे हो, रमाकांत बोला, वैसे तुम्हें गारंटी है कि तुमने मोर्ग में यही लाश देखी थी? हाँ, सुनील बोला, 100%। यहाँ खामखा खड़े रहकर जौहरी दबे स्वर में बोला, हम मुसीबत को दावत दे रहे हैं। जौहरी ठीक कह रहा है, रमाकांत बोला। सुनील साहब, खुराना बोला, अब छोड़ो इस लाश का पीछा।
ये थी कोई बेचारी बदनसीब लड़की जो आत्महत्या करके मर गई। अगर ये आत्महत्या करके मरी होती, सुनील गंभीरता से बोला, तो मैं ज़रूर इसका पीछा छोड़ देता। लेकिन हकीकत यह है कि इसका कत्ल हुआ है। क्या? खुराना हकलाया। चाहो तो रमाकांत से पूछ लो, इसे भी इस हकीकत की वाकिफियत है। खुराना ने रमाकांत की ओर देखा। रमाकांत ने सहमति में सिर हिलाया। लड़की, खुराना धीरे से बोला, आत्महत्या करके नहीं मरी? नहीं। तुम कैसे कह सकते हो कि इसका कत्ल हुआ है? ये एक लंबी कहानी है जिसे यहाँ खड़े होकर सुनना मूर्खता होगी। जोरी ठीक कहता है, यहाँ खामखा खड़े रहकर हम मुसीबत को दावत दे रहे हैं। तुम चाहते क्या हो? जैसे लाश को तुमने देखा है वैसे ही मैं चाहता हूँ इसे फिरोज पदमसी, प्रधान और फर्नांडो भी देखे। फर्नांडो किस लिए? रमाकांत बोला, उसकी बीवी तो उसके घर पहुँच गई। हम खुद इसे फर्नांडो के पास पहुँचा कर आए थे, लेकिन फर्नांडो की हामी सुनने के लिए वहाँ नहीं रुके थे। फर्नांडो ने इस बात की तस्दीक की थी कि जो औरत हमने जबरन उसकी बाहों में धकेली थी वो उसकी बीवी ही थी। नहीं, लेकिन पूनम ने साफ कहा था कि पिंकी ही फर्नांडो की बीवी नैन्सी थी। पूनम ने कहा था, जिसको कहना चाहिए था उसने नहीं कहा था। फर्नांडो ने नहीं कहा था। प्यारे हो, अब तो तुम बाल की खाल निकाल रहे हो। हाँ। क्या हाँ? बाल की खाल निकाल रहा हूँ। इसी बात की तो मुझे तनख्वाह मिलती है। इस वक्त तुम मेरी मदद कर रहे हो या अपने अखबार की नौकरी? जब ये कलावती दिव्या नहीं निकली तो तुम्हारे वाला किस्सा खुद तुम्हारी जुबानी ख़त्म। अब तो मैं ब्लास्ट के लिए एक सेंसेशनल स्टोरी हासिल कर रहा हूँ। ठीक है, करो। बात लाश को फिरोज पदमसी, प्रधान और फर्नांडो को दिखाने की हो रही थी। ऐसा यहाँ मुमकिन नहीं। उनको लाश पर निगाह डालने के लिए यहाँ नहीं लाया जा सकता, इसलिए लाश को वहाँ ले जाना होगा जहाँ की वो साहबा ना सके। कहाँ? रमाकांत शशंक स्वर में बोला, इसके लिए बेहतरीन जगह वही है जहाँ से ये मूल रूप से गायब की गई थी। मोर्ग? हाँ। तुम लाश को वापस मोर्ग में पहुँचाना चाहते हो? हाँ। हम लाश को मोर्ग में कैसे पहुँचा सकते हैं? मोर्ग में लाश को पुलिस और सिर्फ पुलिस के ऑर्डर से ले जाया जा सकता है। रमाकांत, फ़र्ज़ करो कोई लोग किसी लाश को शमशान घाट लेकर जाते हैं, लेकिन उसका दाह संस्कार करने से पहले ही लाश को लावारिस शमशान घाट में छोड़कर वहाँ से खिसक जाते हैं, तो शमशान घाट के कर्मचारी क्या करेंगे? पुलिस को खबर करेंगे। और क्या करेंगे? पुलिस क्या करेगी? वो ये देखने के लिए कि लाश के साथ कोई फाउल प्ले तो नहीं हुआ, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजेगी। कहाँ? मोर्ग में। रमाकांत के मुंह से अपने आप निकल गया, एग्जैक्टली। तो लाश मोर्ग में पहुंची या नहीं? लेकिन जौहरी दबे स्वर में बोला, इस लाश का पोस्टमार्टम तो पहले ही हो चुका है। दुरुस्त, सुनील बोला, लेकिन ये बात भी तो तभी मालूम होगी जबकि लाश पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर को पेश की जाएगी। पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर लोग दिन में आते हैं, तब तक के लिए लाश की जगह तो मोर्ग ही हुई। यानी कि, रमाकांत बोला, सारी कथा का फारसी में कुल जमा मतलब ये हुआ कि तुम चाहते हो कि हम चारों जने मिलकर लाश को किसी शमशान घाट पहुंचाए। हाँ, बिना अर्थी के, बिना कफन के। रात के 1 बजने को है। इतनी रात के बहुत कम कोई मुर्दा फूंकने के लिए शमशान घाट आता है, इसलिए निश्चय जानो कि वहाँ के कर्मचारी सोए पड़े होंगे। उन्हें पता नहीं लगेगा कि लाश वहाँ कैसे पहुँच गई, किस हालत में पहुँची। हमने लाश को वहाँ ले जाकर लाश रखने के लिए बने चबूतरों में से एक पर रखना है। मृत्यु के पंजीकरण वाले ऑफिस में जाकर वहाँ मौजूद कर्मचारी को जगाना है और फिर लकड़ी का प्रबंध करने का बहाना बनाकर वहाँ से खिसक जाना है। खिसकेंगे हम जानबूझकर, संदेहजनक तरीके से, ताकि पुलिस के पास जल्दी से जल्दी फ़ोन पहुँचे। देख लेना, इतनी रात के शमशान घाट पर पुलिस वाला भी कोई नहीं पहुँचने वाला। शमशान घाट वालों को फ़ोन पर ही पुलिस का ये निर्देश मिल जाएगा कि लाश को मुर्दा गाड़ी में डालकर मोर्ग में पहुँचा दिया जाए। मगर ऐसा ना हुआ तो की तो देखेंगे, लेकिन देख लेना होगा ऐसा ही। तभी एकाएक जोर से बिजली कड़की। बारिश होने वाली है, खुराना बोला, जो करना है जल्दी करो। ये फिक्रा, रमाकांत बोला, मैंने ताज़ी जवान हुई लड़कियों की जुबानी बहुत सुना है, लेकिन शट अप, सुनील बोला। रमाकांत खामोश हो गया। फिर मकबरे में से लाश निकाली गई। लाश अकड़ी हुई थी, लेकिन ताबूत में लिटाई जाने से पहले उसकी एम्बॉमिंग की गई थी, इसलिए वो बिगड़ी नहीं हुई थी। उसका चेहरा अब भी खूबसूरत लग रहा था और शीशे की तरह चमक रहा था। उसके सुनहरे बाल अभी भी नर्म और मुलायम थे। जौहरी ने टॉर्च संभाली और कुत्ता संभाला। बाकी तीनों जनों ने लाश संभाली। बिजली फिर कड़की। अगर, रमाकांत बोला, लड़की अभी भी आंखें खोले और कहे कि बारिश आने वाली है, जो करना है जल्दी कर लो, तो जौहरी का तो शर्तिया हार्ट फेल हो जाएगा। मजाक ना करो प्लीज़, खुराना बोला, खुद मेरी हालत पतली है। रमाकांत खामोश हो गया। सब दीवार के करीब वहाँ पहुँचे जहाँ परली तरफ रमाकांत की कार खड़ी थी।
वहाँ 2 जने दीवार पर चढ़े और बाकी 2 जनों ने लाश को नीचे से ऊंचा किया। फिर 2 जने परली तरफ नीचे उतरे और बाकी 2 जनों ने लाश को उनके थामने के लिए नीचे लटकाया। फिर कुत्ते को भी दीवार पार करवाई गई। लाश और सब जने सुरक्षित दीवार से पार पहुंच गए तो जौहरी ने इम्पाला का पिछला दरवाज़ा खोला। बाकी 3 जने लाश को कार की पिछली सीट के हवाले करने ही जा रहे थे कि एकाएक प्रकाश का एक जोर का झमाका उन पर पड़ा। सबने यही समझा कि बिजली दोबारा चमकी थी, लेकिन सुनील फ्लैशलाइट के झमाके को बखूबी समझता था। ये सोच के ही उसके छक्के छूट गए थे कि किसी ने उनकी तस्वीर खींची थी। उसने लाश छोड़ दी और बगोली की तरह सामने को भागा। प्रकाश से भी चौंधियाई आंखों से उसे केवल इतना दिखाई दिया कि सामने एक स्कूटर था जिस पर 2 साये सवार थे। स्कूटर पहले से चालू था और सरक रहा था, लेकिन रफ्तार पकड़ने में उसने देर लगाई, जिसका लाभ सुनील को मिला। उसने स्कूटर पर छलांग लगा दी। स्कूटर थोड़ी देर सड़क पर दाएं बाएं डगमगाया और फिर सुनील दोनों सवारों और स्कूटर समेत सड़क पर ढेर हो गया। सबसे पहले सुनील संभला। उसने देखा स्कूटर शास्त्री का खड़खड़ बजाज था और उस पर सवार शास्त्री और रूपा गुप्ता थे। कैमरा रूपा गुप्ता के पास था। सुनील ने कैमरा झपटने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। रूपा गुप्ता उछलकर परे हो गई और चेतावनी भरे स्वर में बोली, खबरदार, मेरे पास भी फटके तो मैं गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगूंगी। कौन सुनेगा तुम्हारा चिल्लाना? सुनील उसे घूरता हुआ बोला। कोई तो सुनेगा। कब्रिस्तान के फाटक पर पुलिस वाला बैठा है, भीतर चौकीदार है। कोई तो सुनेगा, कुछ तो होगा। उनके कुछ कर पाने से पहले ही मैं तुम्हारी गर्दन नहीं मरोड़ दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती कि तुम जाने बाहर। समझता तो मैं भी तुम्हें ऐसा नहीं था कि तुम यूं मेरा पुलंदा बांधने का सामान करोगी, वो भी तब जबकि परसों ही तुम कहकर हटी हो कि कुत्ता कुत्ते को नहीं काटता। तुम्हारी हरकत हद से बाहर ही खतरनाक है। तुम एक लाश चुरा रहे हो, किसी वजह से, किसी ज़रूरत से। वजह कुछ भी हो, ज़रूरत कुछ भी हो, तुम्हारी ये हरकत अपने आप में एक सेंसेशनल न्यूज़ है जिसे मैं छोड़ नहीं सकती। थामे भी नहीं रह पाओगी। हम 4 हैं, तुम अकेली हो। मेरे साथ शास्त्री है, जो कि अभी सड़क से उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा। वो तुम्हारी क्या मदद करेगा? उसको इस वक्त खुद मदद की ज़रूरत है। हम तुम्हारी और शास्त्री दोनों की गर्दन मरोड़कर इसी लाश की जगह तुम दोनों को कब्रिस्तान में दफन कराएंगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। किसने कहा? तुम कत्ल जैसा जघन्य अपराध नहीं कर सकते। ये भी किसने कहा? तूफान हमदम, ये इकलौती तस्वीर जो तुमने अभी खींची है मेरा सारे कैरियर का पतड़ा कर सकती है। ऐसा होने से रोकने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम कैमरा देती हो या नहीं? ये बहुत बड़ा स्कूप है। इस पर मेरे आइंदा कैरियर का बहुत बड़ा दारोमदार है। मैं कैमरा हरगिज़ नहीं दूंगी। वो तो तुम्हें देना पड़ेगा। नहीं, मैं तुम दोनों के साथ इस तस्वीर से बड़ा स्कोप शेयर करने के लिए हामी भरूँ तब भी नहीं। मतलब इस लाश की कहानी ब्लास्ट की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी थी, लेकिन तस्वीर के बदले मैं उसे क्रॉनिकल को और ताज़ा खबर के साथ शेयर करने को तैयार हूँ। पहले साबित करके दिखाओ कि माल अदला बदली के काबिल है। तुम किसी बार्गेन की स्थिति में नहीं हो, लेकिन फिर भी साबित करके दिखाता हूँ। पहले शास्त्री को खड़ा करो। लेकिन शास्त्री तब तक खुद ही खड़ा हो गया था। तुम सुन रहे हो? हाँ, शास्त्री बोला। जो लाश इस वक्त हमारे कब्जे में है ये वही है जो कि तुम दोनों की मौजूदगी में मोर्ग से चुराई गई थी। इतना मैं तुम्हारे बिना बताए भी समझ सकता हूँ। तो फिर अब ये भी समझो कि उस रात मोर्ग से लाश मैंने गायब नहीं की थी। अगर लाश मैंने गायब की होती तो इतने बढ़िया तरीके से अभी तक गायब लाश को खुद मैंने ही बरामद ना कर दिखाया होता। ओके ललिता जी, तुम भी तो कुछ बोलो। ठीक है, रूपा बोली। मैंने माना कि उस रात लाश तुमने गायब नहीं की थी। थैंक यू। अब आगे ये सुनो कि आज की तारीख में सिर्फ मुझे मालूम है कि इस कथित कलावती ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि इसकी हत्या की गई थी। क्या? रूपा और शास्त्री दोनों के मुंह से एक साथ निकला। ये हकीकत है। अब ये बताओ कि अगर मैं इस बात को साबित करके दिखा दूं तो क्या तुम इस स्टोरी को लाश चोरी करती मेरी तस्वीर से बड़ा स्कूप मानोगे? रूपा खामोश रही। शास्त्री उसका मुंह देखने लगा। मैं मानता हूँ, सुनील बोला। ये तस्वीर छप गई तो बतौर जर्नलिस्ट ये मेरा बहुत इमेज खराब करेगी। मेरी बहुत छीछालेदार होगी। पुलिस से भी मेरी बड़ी फजीयत होगी, लेकिन कोई फांसी नहीं लग जाएगी मुझे। वो कुछ ना बोली। बोलो, क्या कहती हो? और जो कहना ये सोच कर कहना कि मैं और मेरे साथी तुम दोनों का पुलंदा बांधने से 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिचकेंगे। रमाकांत के पास रिवॉल्वर है। सुनील ने साफ झूठ बोला। वो मेरा जिगरी यार है। मेरे कहने पर ये 2 तो क्या 20 जाने लेने से भी नहीं हिचकने वाला। क्यों रमाकांत? 200 प्यारे हो, रमाकांत बोला। बल्कि 2000। देखा, सुनील बोला। अब बोलो, क्या कहती हो? रूपा कुशन खामोश रही और फिर बोली।
तुम साबित करके दिखा सकते हो कि कलावती ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उसका कत्ल किया गया था? हाँ, यही नहीं बल्कि आज ही रात में उसके कातिल का पर्दाफाश करके दिखा सकता हूँ। पहले यही साबित करके दिखाओ कि कलावती का कत्ल हुआ था। अगर तुम्हें मेरी बात में दम लगा तो कैमरे में से फिल्म निकाल कर मेरे हवाले कर दोगी? हाँ, वादा? पक्का? शास्त्री, तुम क्या कहते हो? वही जो रूपा कहती है, शास्त्री बोला। आई एम विद हर। ठीक है, तो सुनो। वैसे तो कत्ल की तरफ इशारा करने वाली कई बातें हैं, लेकिन गोल्ड मेडल हासिल करने लायक बात उस टूल से ताल्लुक़ रखती है जो लाश के झूलते कदमों के करीब लुढ़का पाया गया था और जिसके बारे में आम धारणा यह है कि उस टूल पर चढ़कर लड़की ने अपने गले में फांसी का फंदा डाला था और फिर फंदे से झूल जाने के बाद उसने स्टूल को पाँव की ठोकर से परे लुढ़का दिया था। क्या नुक्स है इस धारणा में? इसमें यह नुक्स है रिपोर्टर जी कि स्टूल की ऊंचाई 1 फुट थी, जबकि लाश के पाँव फर्श से 2 फुट ऊंचे झूलते पाए गए थे। बाथरूम के दरवाजे पर जहाँ फंदे से झूलती लाश की एड़ियाँ टकराती रही थी वहाँ निशान बन गए थे और वे निशान फर्श से 2 फुट ऊंचे थे। अब तुम मुझे ये बताओ कि जो लड़की 1 फुट ऊंचे स्टूल पर चढ़कर फांसी पर झूली, उसके पाँव फर्श से 2 फुट ऊपर क्यों कर हो गए? कोई कुछ न बोला। इकलौती यही बात ये साबित करती है कि लड़की ने स्टूल पर चढ़कर फांसी नहीं लगाई थी। उसे फांसी पर किसी और ने लटकाया था और उसी ने बाथरूम में उसके पैरों के करीब वो स्टूल लुढ़का दिया था ताकि ये समझा जाता कि लड़की ने स्टूल को फांसी के फंदे से झूलने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन लड़की को फांसी पर लटकाते वक्त हत्यारे को ये नहीं सोचा था कि लाश के पाँव स्टूल से नीचे तक नहीं तो स्टूल की ऊंचाई तक तो पहुंचने ही चाहिए थे। सुनील ने देखा रमाकांत की गर्दन धीरे धीरे सहमति में हिल रही थी और रूपा बोली, पहले जो कहा है उसके बारे में तो कोई फरमान जारी करो कि सुनील भाई मुल्तानी की बात जची या नहीं जची? जची। शुक्रिया। अब आगे सुनो। कितनी बातें कत्ल की तरफ इशारा करती है। पहले तो जो लड़की आत्महत्या करने जा रही हो वो अपनी इस हरकत से ऐन पहले नहाएगी क्यों, वो भी बाथटब में लंबी लेट कर? नहाने की कोई नामुमकिन वजह रही भी हो तो फिर नहाकर वो अपना बदन क्यों नहीं पोंछेगी, कपड़े क्यों नहीं पहनेगी? गीले बदन मादरजात नंगी फांसी पर चढ़ जाने का क्या तुक हुआ? क्यों भला कोई लड़की अपनी मौत के बाद अपने मुर्दा जिस्म की यूं नुमाइश गवारा करेगी? हकीकतन क्या हुआ होगा? शास्त्री बेसब्रेपन से बोला। हकीकत ये हुआ होगा कि हत्यारे के आगमन के वक्त वो नहा रही होगी। हत्यारा उसका जाना पहचाना शख्स होगा और उसका आगमन अपेक्षित होगा, इसलिए दरवाजे पर दस्तक होने पर वो बाथटब से निकली होगी। अपने गीले जिस्म के गिर्द उसने बाथ टॉवल लपेटा होगा और हत्यारे के लिए दरवाज़ा खोलने पहुंच गई होगी। इस बात की क्या गारंटी है कि हत्यारा उसका जाना पहचाना शख्स होगा? रूपा बोली। वो ऐसा सोच सकती है, लेकिन आया कोई और भी हो सकता है। कबूल, लेकिन क्या बाथ टॉवल में लिपटी लड़की किसी अपरिचित व्यक्ति को अपने कमरे का दरवाज़ा खोल देगी? आगंतुक उसका परिचित ही था, कोई ऐसा शख्स ही था जिसके सामने अर्धनग्नावस्था में पड़ने से उसे गुरेज नहीं था। इस बात की तस्दीक करने के बाद ही उसने दरवाज़ा खोला होगा। क्या पता तस्दीक गलत हुई हो, कोई धोखा देकर कमरे में घुस आया हो। उस सूरत में लड़की ने कोहराम मचाकर होटल सिर पर उठा लिया होता। आगंतुक बहुत फुर्तीला रहा होगा, उसने लड़की का मुंह दबोच लिया होगा। कबूल, तब लड़की और आगंतुक में जमकर हाथापाई हुई होती और उसके साइन बोर्ड कमरे में और लड़की के जिस्म पर दोनों जगह मिलते। लेकिन असल में ना तो कमरे में कोई चीज़ डिस्टर्ब हुई पाई गई थी और ना ही लड़की के जिस्म पर कोई जोर जबरदस्ती की चुगली करने वाले खरोंचों जैसे कोई निशान थे। ओके, हमने माना कि आगंतुक लड़की का कोई परिचित था और उसका कोई करीबी था, शास्त्री बोला। फिर रूपा बोली। फिर हत्यारे ने भीतर आकर पहले लड़की की गले से रस्सी उमेट कर उसका गला घोंटा और फिर अपने अपराध को छुपाने के लिए उसने वो स्टेज सेट की जो ये बताती लगती थी कि लड़की ने आत्महत्या की थी। लड़की की लाश नंगी इसलिए थी क्योंकि बाथ टॉवल तो तभी उसके जिस्म से अलग हो गया होगा जबकि हत्यारे ने उसका गला घोंटना शुरू किया था। बाथ टॉवल तो बस बदन से लपेटा भर गया होता है जिसे कि अगर पकड़ कर ना रखा जाए तो वो वैसे ही खुलकर। आई नो, रूपा बोली। आगे बढ़ो। उस बाथ टॉवल की वजह से दरवाजे के साथ लटके लड़की के सारे जिस्म के निशान दरवाजे पर नहीं बने थे। जहाँ जहाँ तौलिया जिस्म से छुआ था वहाँ से जिस्म सूख गया था। ये भी कबूल। अब हत्यारे के पास अगला काम लड़की की आइडेंटिटी छुपाना था। वो इस बात का इंतज़ाम पहले ही साथ लाया था कि लाश की शिनाख्त ना हो सके। कैसा इंतज़ाम? वो अपने साथ राजनगर से ही खरीदी गई कुछ नई नकोर जनाना पोशाकें लाया था। वो जानता था कि पहने हुए कपड़ों की शिनाख्त का कोई ना कोई जरिया निकल आता है। उन पर लगे लॉन्ड्री के निशान टेस्ट किए जा सकते हैं। उन पर लगे दर्जी के बिल्लों से कपड़ों के मालिक की बाबत जानकारी हासिल की जा सकती है। पहनी गई पोशाकों की जेबों से कोई ऐसी चीज़ बरामद हो जाती है जो अपनी चुगली खुद कर देती है।
कपड़े बहुत ही हाई क्लास कंपनी के बने हुए हो तो कंपनी से उनके क्लाइंट की बाबत जानकारी हासिल की जा सकती है। ये तमाम बातें प्रत्यक्ष हत्यारा समझता था, इसलिए वो अपने साथ कई चालू किस्म की ऐसी नई नकोर जनाना पोशाकें लेकर आया जिनकी सेल वो जानता था कि ट्रेस नहीं की जा सकती थी। उसने अपनी लाई पोशाकें हथप्राण की वार्डरोब में टांग दी और हथप्राण की तमाम पोशाकें वहाँ से निकाल ली। सिर्फ एक नाइटी भीतर पड़ी रह गई थी, जिसकी तरफ या तो इत्तेफाक से हत्यारे का ध्यान नहीं गया था और या फिर उसे तसल्ली थी कि नाइटी से उसकी मालकिन की बाबत कुछ पता नहीं लगने वाला था। लेकिन रमाकांत बोला, फिरोज पदमसी तो कहता था कि कपड़े मरने वाली के ही थे। मैंने खुद तुम्हें उससे इस बाबत सवाल करते सुना था। उसने झूठ बोला होगा। वो पहले मेन स्टोरी पूरी करो, रूपा उतावले स्वर में बोली। साइड स्टोरीज बाद में। ठीक है, तो अब सुनील भाई मुल्तानी पेश करता है मरने वाले की जूतों की कहानी। तुम कोई बात थियोरेटिकल्स के बिना नहीं कह सकते? नहीं कह सकता, पहले भी बताया था। इसे कहने दो जैसा कहता है, शास्त्री बोला। यानी कि मानते हो कि कहानी दिलचस्प है? हाँ, बात मरने वाले की जूतों की हो रही थी। हाँ, मरने वाली के कमरे में किसी तरह का कोई जूता, कोई सैंडल, कोई चप्पल, कोई स्लीपर नहीं पाया गया था। क्यों नहीं पाया गया था? रूपा ने पूछा। क्योंकि मरने वाली के कपड़ों के साथ साथ वहाँ मौजूद उसके सारे जूते भी हत्यारा उठाकर ले गया था। जाहिर है कि पहले उसे जूतों का ख्याल नहीं आया था, वरना सस्ती नामालूम पोशाकों की तरह वो कोई सस्ता था चप्पलों का एक आध जोड़ा भी साथ लाया होता। मरने वाले के जूते निश्चय ही बहुत कीमती और एक्सक्लूसिव किस्म के होंगे और उनसे मरने वाले की शिनाख्त का अंदेशा हत्यारे को बराबर रहा होगा। उस घड़ी उसके पास इस बात के अलावा और कोई चारा नहीं रहा था कि वो इस उम्मीद में जूते वहाँ से गायब कर देता कि बाद में किसी की तवज्जो इस तरफ नहीं जाएगी कि मरने वाले के कमरे में किसी प्रकार के जूते नहीं पाए गए थे। आखिर कौन तवज्जो देता है ऐसी मामूली बातों की तरफ? वो एक क्षण ठिठका और फिर बड़ी शान से बोला, सिवाय सुनील भाई मुल्तानी के। ज़्यादा सेखी मत बघारो। ओके मैडम। लड़की के जूते या कपड़े कीमती होने वाली बात को झूठा साबित करने के लिए यही काफ़ी नहीं है कि लड़की के कमरे में सिर्फ 400 रुपये बरामद हुए थे। जाहिर है कि लड़की के बाकी कीमती साजो सामान की तरह हत्यारे ने लड़की की नकदी भी चुराई थी। लड़की को मामूली हैसियत की साबित करने के लिए ऐसा किया जाना ज़रूरी था। लड़की के कमरे में रख रखाव की जो स्टेज उसने सेट की थी वो कमरे में से नकदी के रूप में बरामद होने वाली मोटी रकम से मेल न खाती। लड़की ने महेंद्र खुराना एकाएक बोला, अपने कपड़े जूते वगैरह खुद भी तो गायब किए हो सकते थे। उसकी भी तो किसी वजह से इस बात में दिलचस्पी हो सकती थी कि उसके आत्महत्या कर लेने के बाद उसकी असलियत ना खुलने पाए। ये क्यों ज़रूरी है कि ये काम किसी और ने किया था? अगर ये काम खुद लड़की ने किया होता तो उसने अपनी कीमती पोशाकों की जगह मामूली पोशाकें वार्डरोब में टांगना ज़रूरी ना समझा होता। ऊपर से ये ना भूलो कि मैं पहले ही साबित कर चुका हूँ कि लड़की ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उसका कत्ल किया गया था। खुराना चुप हो गया। कोई और बात? रूपा बोली। और बात ये, सुनील बोला, कि जहाँ लड़की की लाश पाई गई थी वहीं उसका कत्ल नहीं हुआ था। इस बात से सब चौंके सिवाय रमाकांत के। ये कैसे? रूपा बोली। लड़की के बाथरूम में जो बाथटब था वो लबालब भरा हुआ पाया गया था। लड़की अगर नहा रही होती और उस बाथटब से निकलकर आगंतुक को दरवाज़ा खोलने गई होती तो बाथटब लबालब भरा हुआ नहीं हो सकता था। जाहिर है कि उसे हत्यारे ने बाद में भरा था जबकि वो लाश को दरवाजे पर टांग चुका था और स्टूल लुढ़का चुका था ताकि ये समझा जाता कि लड़की आत्महत्या करने से पहले नहा रही थी। लेकिन बाथटब भरते वक्त उसे ये न सूझा कि शरीर के बाहर जितना पानी उसे बाथटब में कम भरना चाहिए था। फिर कत्ल कहाँ हुआ था? ये अभी कहना मुहाल है, लेकिन जाहिर है कि होटल में ही कहीं। लड़की अपना कमरा छोड़कर कहीं और जाकर क्यों नहा रही होगी? ये भी एक सवाल है जो मैं कातिल से पूछने का ख्वाहिशमंद हूँ। कातिल कौन है? ये मुझे अभी नहीं मालूम। नहीं मालूम? लेकिन तुम तो कहते थे कि। मैंने कहा था कि आज ही रात में कातिल का पर्दाफाश करके दिखाऊंगा। तो करो ना, रात हो तो गई है, अभी बहुत रात बाकी भी है। लेकिन बाद में, पहले अपना वादा पूरा करो। कैमरे की फिल्म मेरे हवाले करो। रूपा ने चुपचाप कैमरा उसे थमा दिया। सुनील ने देखा वो मिनोल्टा का ऑटो फ्लैश का ऑटो फोकस कैमरा था जो कि प्रेस के इस्तेमाल के काबिल तो हरगिज़ भी नहीं था। उसने एक बार असमंजस से संदेह मिश्रित भाव से रूपा की तरफ देखा और फिर कैमरा खोला। कैमरा खाली था, भीतर रील नहीं थी। ये वो हक बकाया, ये तो खाली है। हाँ, रूपा बड़े इत्मीनान से बोली, इसमें तो रील नहीं है। खाली होने का यही मतलब होता है। रील कहाँ गई? रील इसमें होती तो कहीं जाती ना। मतलब इस कैमरे का शटर नहीं दबता था। मैं आज इसे मरम्मत के लिए अपने पर्स में डाल लाई थी। वैसे फ्लैश बढ़िया चलती है इसकी।
अभी नमूना देखा ही था तुमने। ये भी उस पुलिस की सिटी की तरह ही भतीजे का होगा। ये सिटी वाले भतीजे से बड़े भतीजे का है। तुम्हारे कितने भतीजे हैं? क्यों? ताकि मुझे मालूम हो सके कि ऐसे कितने अजूबे और सामने आने वाले हैं। वो हंसी। अपनी तरफ से तुमने बड़ी फुर्ती दिखाई थी। वो बोली, बहुत शानदार डाइव मारकर तुमने शास्त्री के स्कूटर समेत हमें गिराया था, लेकिन शास्त्री का तो स्कूटर भगाने का कोई इरादा ही नहीं था। वो तो तुम्हारे स्कूटर पर झपट पड़ने का कयामत के दिन का इंतजार करता। ओह, सुनील दांत पीसता हुआ शास्त्री से बोला, तो तुम भी इस षड्यंत्र में शामिल हो? रूपा का प्लान अच्छा रहा, वो खुश होता हुआ बोला। फ्लैश के जमाके ने तुम्हें खूब डराया। देखा कैसे आनंद फानंद तुमने सब कुछ उगल कर रख दिया। अच्छा बेवकूफ़ बनाया मुझे। अच्छा नहीं बुरा, रूपा बोली। वो बड़े कुटिल भाव से मुस्कुराई। पहले तो महज धमकी दी थी, अब तो सच में जी जा रहा है तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूँ। मरोड़ दो, फिर लोग कहेंगे खिसियाना सुनील गर्दन मरोड़े, वैसे ही जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। प्यारे हो, रमाकांत बोला, ये तो जुबान भी तुम्हारे वाली बोलती है। अब इतना तो बताओ, सुनील बोला, कि तुम्हें यहाँ हमारी और हमारे इरादों की खबर कैसे लगी? इत्तेफाक से, रूपा बोली। परसों यहाँ ग्रेगरी नाम के हर्ष ड्राइवर का कत्ल हुआ था। कल को यहाँ के एक नए चौकीदार पर हमला करके उसकी मुश्कें कस गया था। मैंने सोचा शायद आज भी कुछ हो। ये तो कोई बात ना हुई। कैसे ना हुई? सरासर हुई। कैसे फर फर सारी कथा सुनाई तुमने। यार, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ आज। प्यारे हो, रमाकांत बोला, रात यहीं गुजारने का इरादा तो नहीं? नहीं, सुनील बोला, चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? रूपा बोली। जहन्नुम में, सुनील जलकर बोला। ये तो वादा खिलाफी है। तुमने तो अपराधी का पर्दाफाश करके दिखाना है। तुम जहन्नुम रसीद हो गए तो ये काम कौन करेगा? खुद कर लेना। तुम्हारे लिए कौन सा काम मुश्किल है? कोई नहीं, लेकिन जब बनी बनाई खीर में चम्मच मारने का मौका हासिल है तो मैं क्यों अलग से अपनी हांडी चढ़ाऊं? नीरी सुनील, रमाकांत बोला। मायावी नीरी सुनील। ये क्या बोले? मैं, रमाकांत बोला, खुद बताता हूँ मैं क्या बोला। नहीं, आप रहने दीजिए। क्यों? मैं अजनबियों से बात नहीं करती। सद के जावा, रिपोर्टरी के धंधे में और अजनबियों से बात नहीं करती। रूपा ने मुंह बिचकाया। तभी पानी की एक बूंद सुनील की नाक पर आकर टपकी। चलो, वो कार की तरफ लपका। सब जल्दी से कार में सवार हुए। लाश इस प्रकार अकड़ी हुई थी कि उसकी कार में समाये रखने के लिए उनका पिछली सीट का एक दरवाज़ा खोलकर रखना पड़ा। कार वहाँ से रवाना हुई। रूपा शास्त्री के साथ स्कूटर पर सवार हुई। शास्त्री ने स्कूटर कार के पीछे भगा दिया। लाश मोर्ग में पहुँच गई। सब कुछ ऐन वैसे ही हुआ जैसे कि सुनील ने सोचा था कि होगा। कब्रिस्तान से रमाकांत ने अपनी कार यूं भगाई थी कि शास्त्री और रूपा गुप्ता को उनकी हवा भी नहीं मिली थी। लाश को वे निर्विघ्न लिंक रोड के शमशान घाट पहुंचा आए थे। फिर लाश को लावारिस छोड़कर वहां से खिसकने का ड्रामा करके वे सड़क के पार कार में जा बैठे थे। उनको कोई 10 मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, जबकि कलावती की लाश को लादे शमशान घाट की एक मुर्दा गाड़ी वहां से निकली थी और सीधी मोर्ग में पहुंची थी। मुर्दा गाड़ी लाश को मोर्ग के पिछवाड़े में बने रिसीविंग रूम में छोड़कर तत्काल वापस लौट गई थी। अब श्रीमती कलावती की लाश रिसीविंग रूम कहलाने वाले हॉल में कुछ और लाशों की तरह स्ट्रेचर नुमा बेड पर पड़ी थी। मोर्ग का नया चौकीदार एक बुजुर्ग आदमी था, जिसकी सूरत पर ही लिखा था कि वो अफीम खाता था। उस घड़ी वो अंटा चढ़ाए हुए था और अफीम की फुल तरंग में था। सुनील ने उसे एक 20 का नोट दिया और बताया कि थोड़ी देर में एक एक्सीडेंटल केस वहां पहुंचने वाला था, पुलिस के कहने पर, जिसकी शिनाख्त के लिए वे लोग वहां आए थे। चौकीदार ये कहकर वहां से विदा हो गया कि जब उनकी वाली लाश वहां पहुंचे तो वो ऐसे इमारत के सामने भाग के बुला लाए। चारों सिर सहमति में हिले। चौकीदार वहां से चला गया। बिजली अब भी रह रहकर चमक रही थी। बादल गरज रहे थे और बारिश कभी तेज तो कभी धीमी रफ्तार से लगातार हो रही थी। यहाँ से पहले एक लाश चोरी हो चुकी है, महेंद्र खुराना बोला। इस बात से किसी ने कोई सबक नहीं लिया मालूम होता। हाँ, सुनील बोला, अब तो वो अफीमची चौकीदार यहाँ तैनात है जो हम अजनबियों को यहाँ यूँ अकेला छोड़कर खुद सामने चला गया है। अब क्या इरादा है? रमाकांत बोला। इरादा ये है, सुनील बोला, कि मैं प्रधान और फर्नांडो को फ़ोन करता हूँ। तुम और जौहरी जाकर ईला और फिरोज़ पदमसी को यहाँ लेकर आओ। कहाँ से लाएं? रमाकांत बोला। ईला पदमसी के घर का पता तो तुम्हें मालूम ही है, जहाँ तुम मुझे ड्राइवर बनाकर लेकर गए थे, नेपियन रोड, ईगल गेस्ट हाउस, वही। और फिरोज पदमसी शर्तिया अपने रौनक बाजार वाले चंडू खाने में होगा। 2 बजे हैं प्यारे हो। फिर क्या हुआ? देखने में क्या हर्ज है? हाँ, क्या हर्ज है, ख़ास तौर से जब कि ये काम तुमने खुद नहीं करना। ये तुम्हारे ही करने लायक काम है।
आखिर तुमने कुत्ता भी तो वहाँ लौटाना है। ओह, कुत्ते को तो मैं भूल ही गया था। रमाकांत और जौहरी वहाँ से विदा हो गए। हॉल के एक कोने में एक पब्लिक टेलीफोन लगा हुआ था, जिसके पहलू में रस्सी के सहारे डायरेक्टरी लटक रही थी। सुनील ने डायरेक्टरी में से फर्नांडो और प्रधान के नंबर हासिल किए। उसने पहले फर्नांडो को फ़ोन किया। कितनी देर घंटी बजती रहने के बाद फ़ोन उठाया गया। सुनील को गोवानी पेड्रो की आवाज़ सुनाई दी। अपने बाप को कह, सुनील बात करना चाहता है। सुनील बोला, बाप सो रहा है। पेड्रो बोला, जगा दे, बात उसी के मतलब की है, सुनकर खुश हो जाएगा। बात है क्या? बात किसी चमचे के सुनने लायक नहीं। मैं फ़ोन रख रहा हूँ। पछताएगा। मैं कल जब तेरे बाप को बताऊंगा कि तूने उससे मेरी बात नहीं करवाई थी तो वो तेरी खाल खींच लेगा। होल्ड करो। थोड़ी देर बाद पेड्रो की जगह फर्नांडो का उनिंदा चिड़चिड़ाया स्वर सुनाई दिया। क्या है? सुनील ने अपना परिचय दिया और उसे बताया कि उसने श्रीमती कलावती की गुमशुदा लाश खोज निकाली है। तो मैं क्या करूं? वो भुनभुनाया। तुम क्या करो? सुनील हैरानी से बोला, अरे तुम तो उस लाश का कोई अता पता जानने के लिए मरे जा रहे थे। पहले मरा जा रहा था, अब नहीं मरा जा रहा। चलो ना सही, फिर भी इतना रूखा बोलने का मतलब? कम से कम इस बात के लिए तो तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी बीवी नैन्सी को तुम्हारे घर पहुंचाया। पागल हुए हो? वो बड़ी कर्कश हंसी हंसा। पता नहीं किस छोकरी को कल तुम मेरे फ्लैट में धकेल गए थे। क्या मतलब? जिस लड़की को तुमने मेरे फ्लैट पर पहुंचाया था, मैं तो उसे जानता तक नहीं। वो तुम्हारी बीवी नहीं थी? नहीं। वो नैन्सी अल्फ्रेडो नहीं थी? कहा ना नहीं थी। सुनील कुछ क्षण खामोश रहा और फिर बोला, फर्नांडो, फिर तो तुम्हें ज़रूर ही फौरन मोर्ग में पहुंचकर कलावती की लाश को देखना चाहिए। क्या पता वो तुम्हारी बीवी ही हो। मुझे नहीं देखनी कोई लाशवास। और उसने फ़ोन पटक दिया। सुनील एक क्षण हकबकाया सा टेलीफोन रिसीवर को देखता रहा। फिर उसने प्रधान का नंबर डायल किया। प्रधान से उसकी तुरंत बात हुई। सुनील ने उसे कलावती के मोर्ग में वापसी की बाबत बताया। मैं आ रहा हूँ, प्रधान बोला। संबंध विच्छेद हो गया। क्या हुआ? महेंद्र खुराना ने उत्सुक भाव से पूछा। सुनील ने दोनों कॉल्स का सारांश उसे बताया। ओह, खुराना बोला, तो प्रधान आ रहा है, फर्नांडो नहीं आ रहा। हाँ, सुनील बोला, तुम अपने चाचा को फ़ोन कर दो और उसे लाश की बरामदी की खबर कर दो। क्या ज़रूरत है? खुराना लापरवाही से बोला। शायद वो लाश को देखना चाहे। ठीक है। उसने शाहजहां में अपने चाचा के लिए फ़ोन किया। फिर वो फ़ोन को हुक पर टांग कर वापस घूमा। चाचा रामनाथ, वो बोला, तो होटल छोड़ गए? कब? सुनील सक पकाया। अभी कोई 1 घंटा पहले। कमाल है, ये कोई वक्त है होटल छोड़कर जाने का? गए कहाँ? पता नहीं, क्लर्क कहता है कुछ कहकर नहीं गए। वे तो आनंद फानंद चेकआउट कर गए बताए जाते हैं। कमाल है। तभी हॉल का दरवाज़ा खुला और भीगते भागते शास्त्री और रूपा गुप्ता ने भीतर कदम रखा। तौबा, शास्त्री बोला, कितना गंदा मौसम है। और वो जेब से अपनी मेटल की फ्लास्क निकालकर उसमें से रम चुसकने लगा। यहाँ भी पहुँच गई? सुनील वितृष्णापूर्ण स्वर में रूपा से बोला। क्या करती? रूपा बोली, हमने वहीं तो जाना था जहाँ तुम्हारे होने की सबसे ज़्यादा उम्मीद थी। मैंने तो तुम्हें जहन्नुम का पता बताया था। हम वहाँ गए थे, मालूम हुआ था तुम वहाँ पहुँचे तो थे, लेकिन रुके नहीं थे। अब क्या चाहती हो? बताया तो था, खीर में चम्मच मारना चाहती हूँ। सुनील को कोई सख्त बात कहने के लिए मुँह खोलता पाकर वो जल्दी से बोली, ये मत भूलना कि तुम लोगों की करतूत की तस्वीर चाहे हम नहीं खींच सके, लेकिन तुम्हारी करतूत के चश्मदीद गवाह हम फिर भी हैं। क्रॉनिकल और ताज़ा खबर के पाठकों को ये हम अब भी बता सकते हैं कि लाश कोई अपने आप उड़कर वहाँ नहीं पहुँची थी। उसे हम भी यहाँ नहीं लाए थे, चाहो तो चौकीदार से। उसको यहाँ पहुँचाने की कोई जुगत तुम्ही ने भिड़ाई होगी। लाश को यहाँ काला चोर लाया हो, लेकिन हमने उसे तुम्ही लोगों के पास देखा था। सुनील खामोश रहा। फिर एकाएक उसने शास्त्री के हाथ से फ्लास्क छीन ली। शास्त्री हड़बड़ाया। उसने फ्लास्क वापस लेने की कोशिश की तो सुनील ने उसे परे धकेल दिया और बड़े इत्मीनान से रम का एक घूंट हलक से उतारा। अब जब वो तनिक खांसता हुआ बोला, सबको साझा होने वाला है तो रम तुम अकेले क्यों पियो? फ्लास्क झपटने की क्या ज़रूरत थी? शास्त्री शिकायत भरे स्वर में बोला, वो तो मैं तुम्हें वैसे ही दे देता, तब एहसान जता कर देते। अब वापस तो करो। रिपोर्टर रानी जी, तुम भी मारो एक चुस्की। रूपा ने बुरा सा मुंह बनाया। सुनील ने एक और चुस्की मारकर फ्लास्क शास्त्री को लौटा दी और 15 मिनट बाद रमाकांत और जौहरी के साथ फिरोज पदमसी वहाँ पहुँचा। फिरोज पदमसी नशे की पूरी तरंग में मालूम होता था। ईला कहाँ है? सुनील ने सवाल किया। वो नहीं मिली, रमाकांत बोला। वो कल अपना ईगल गेस्ट हाउस वाला कमरा छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई है। ओह, रमाकांत ने शास्त्री और रूपा पर निगाह डाली, लेकिन मुँह से कुछ न बोला।
तुम, सुनील फिरोज पदमसी से बोला, ज़रा इधर आओ और लाश पर निगाह डालो। वहाँ 2 कतारों में लगी 12 स्ट्रेचर नुमा बेडों में से 7 पर लाशें थीं। कौन सी? सुनील के करीब आकर वो बोला। सुनील ने कलावती के चेहरे पर से चादर हटाई। फिरोज ने लाश पर एक निगाह डाली, फिर उसका चेहरा फक पड़ गया। उसने लाश की तरफ पीठ फेर ली। सुनील ने लाश का मुंह ढक दिया और बोला, यही है? हाँ, फिरोज फंसे स्वर में बोला। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? हाँ, जो बम्बई से तुम्हारे साथ आई थी और अपनी मौत के वक्त कलावती के नाम से होटल इंपीरियल के 305 नंबर कमरे में रह रही थी। हाँ हाँ हाँ, गुड। तभी दरवाज़ा फिर खुला और 2 व्यक्तियों ने भीतर कदम रखा। उनमें से एक प्रधान था। रात की उस घड़ी भी अपने शानदार सूट में वो पूरी सज धज के साथ वहाँ पहुँचा था। उसकी सरसरी निगाह पैन होती हुई सारे हॉल में घूमी और फिर सुनील पर आकर स्थिर हो गई। मैं फ़ौरन पहुँचा हूँ, वो बोला। शुक्रिया, सुनील बोला। मैं चलता हूँ, एकाएक फिरोज पदमसी बोला। क्या? सुनील हैरानी से बोला। अपनी गर्लफ्रेंड को यूं ही लावारिस छोड़कर चले जाओगे? मैं फिर आऊँगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो दोस्तों, ये था लाश गायब नॉवल का 8वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।